नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी। पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट पर अंतिम टिप्पणियां आमंत्रित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी दी। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नए खनिजों के खनन की अनुमति दी गई। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत चाय निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश में है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में WHO GCTM यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी। इसकी स्थापना के लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत की जाएगी। ये विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम और सुदूर स्थित एकमात्र वैश्विक केंद्र होगा। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लाभ ये होंगे कि इससे विश्व स्तर पर आयुष प्रणालियों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इससे भारत को पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। ये पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करेगा। इससे प्रासंगिक तकनीकी क्षेत्रों में डेटा आधारित विश्लेषण और प्रभाव आकलन के लिए मानदंडों, मानकों और दिशा निर्देशों को विकसित करने में सहायता मिलेगी। इससे पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्रों में आवश्यक क्षमता निर्माण करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में भी सहायता मिलेगी। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपायों की बात करें तो इसके तहत योग से जुड़े पेशेवरों के स्वैच्छिक प्रमाणन के लिए योजना आरंभ की गई है। योग प्रमाणन बोर्ड दुनिया भर में योग से जुड़े पेशेवरों के ज्ञान और कौशल में तालमेल और गुणवत्ता और एकरूपता लाने के लिए स्थापित किया गया है। आयुष प्रणाली के बारे में प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करने के लिए 31 देशों में आयुष सूचना प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक चिकित्सा क्या है? ये उन स्वास्थ्य संबंधी पद्धतियों, दृष्टिकोणों, ज्ञान और विश्वासों को दर्शाती है जिनमें किसी रोग के इलाज, निदान और रोकथाम या बेहतरी के पादपों, आध्यात्मिक उपचार के तरीकों आदि को शामिल किया जाता है। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी और सोवा रिगपा शामिल है। और आइए बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र की। पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट पर अंतिम टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। पर्यटन मंत्रालय ने NTDM यानी राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन की स्थापना के लिए वर्ष 2021 में एक अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसका उद्देश्य NTDM के संपूर्ण दायरे को निर्धारित और परिभाषित करना था। NTDM यानी नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन के तहत पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति पर्यटन क्षेत्र में सूचना और सेवाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाकर की जाएगी। इस मिशन का विजन डिजिटल समाधान उपलब्ध कराना है। इसके तहत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के बीच वर्तमान में मौजूद सभी सूचना संबंधी अंतरालों को दूर किया जाएगा। भारत में पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो वर्ष 2028 तक भारतीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को आगंतुक विदेशी पर्यटकों से 50.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होने की संभावना व्यक्त की गई है। वर्ष 2018 में ये 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। भारत वर्ष 2018 में यात्रा और पर्यटन में निवेश के मामले में विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा देश था। वर्ष 2018 में इस क्षेत्र में 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ था, जो देश में कुल निवेश का 5.9% था। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए थे, जैसे कि राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन। इस मिशन की शुरुआत पर्यटन के क्षेत्र में संधारणीयता को बनाए रखने के लिए की गई। दूसरा उपाय है नेशनल मिशन ऑन टूरिज्म MSMEs। ये स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए शुरू की गई। इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना और अन्य उपाय है प्रसाद योजना यानी कि पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। प्रसाद योजना एक राष्ट्रीय मिशन है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन पर्व भी मनाया जाता है। इसके तहत भारतीयों को भारत में पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आइए अब बात करते हैं भारतीय पर्यटन क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में।
औपचारिकरण के अभाव की बात करें तो इसकी वजह से ऋण पात्रता का आकलन करने और मुद्रा विनिमय संबंधी उतार चढ़ाव के प्रबंधन में अक्षमता बनी हुई है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का भी अभाव है। दूसरा है अनुपालन संबंधी समस्या। संबंधित प्रक्रियाओं के लिए सिंगल विंडो समाधान की अनुपलब्धता, अलग अलग प्रकार के राजमार्ग शुल्क, श्रम संबंधी अनुपालन, लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याएं आदि। इसके अलावा तीसरी समस्या है पर्यटकों का अस्थिर प्रवाह। इसमें मौसमी निर्भरता, कोविड संबंधी समस्या, आतंकवाद और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन भी एक समस्या रही है। विश्वसनीय लेन देन के लिए सत्यापन योग्य डिजिटल पहचान का अभाव, भारत में इंटरनेट के माध्यम से बुकिंग करने के विकल्पों का अभाव, पर्यटन उत्पादों और उनकी डिजिटल मार्केटिंग रणनीति का अभाव, कम लागत वाले डिजिटलीकरण विकल्पों की कमी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार संबंधी अभियानों की कमी, इसके अलावा रोजगार के योग्य कार्यबल की कमी, पेशेवर दृष्टिकोण का अभाव, निम्न उत्पादकता, निम्न कौशल और बहुभाषी अनुवादकों की कमी पर्यटन क्षेत्र में एक समस्या है। परिवहन की दृष्टि से देखें तो सुरक्षित, तेज और गुणवत्तापूर्ण परिवहन के अलावा यात्रा के लिए एकीकृत टिकट संबंधी विकल्प की कमी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी दी। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि NLMC को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और पेड अप शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। इससे पहले इसे बजट 2021-22 में प्रस्तावित किया गया था। दरअसल भूमि मुद्रीकरण परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। NLMC यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की भूमिका ये होगी कि ये रणनीतिक विनिवेश या बंद होने की प्रक्रिया से गुजर रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अधिशेष भूमि और गैर प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी और इस संबंध में सहायता प्रदान करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनकी अधिशेष गैर प्रमुख परिसंपत्तियों की पहचान करने में सलाह और सहायता देगी, साथ ही उनका पेशेवर और कुशल तरीके से मुद्रीकरण करेगी। ये निगम भूमि मुद्रीकरण से संबंधित सर्वोत्तम पद्धतियों के भंडार के रूप में काम करेगा। साथ ही परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता और तकनीकी सलाह प्रदान करेगा। ये भूमि परिसंपत्ति के पेशेवर प्रबंधन और मुद्रीकरण के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता भी उपलब्ध कराएगा। परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्या है? इसका मतलब है सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण या अधिशेष सरकारी परिसंपत्तियों को एक निश्चित समय के लिए निजी क्षेत्र को सौंप देती है। बदले में निजी क्षेत्र के पक्षकार उन परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, उनसे लाभ कमाते हैं तथा सरकार को अग्रिम धन या राजस्व संबंधी अधिकार देते हैं। इससे पहले सरकार ने 4 वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया था। इसे लगभग 6 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। अवसंरचना परिसंपत्ति मुद्रीकरण के चक्र की बात करें तो सबसे पहले नई अवसंरचना का सृजन होता है, इसके बाद मौजूदा परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण होता है और फिर मुद्रीकरण से आय या प्राप्तियां होती हैं। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नए खनिजों के खनन की अनुमति दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ग्लूकोनाइट, पोटाश, पन्ना यानी एमराल्ड, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, एंडोलोसाइट, सिलिमेनाइट और मॉलिब्डेनम जैसे कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्धारित करना है। ग्लूकोनाइट और पोटाश का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, एंडोलोसाइट और मॉलिब्डेनम महंगे खनिज हैं। इनका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। इन संशोधनों से कई लाभ हो सकते हैं, जैसे कि नए खनिजों के खनन की अनुमति से इनके आयात पर निर्भरता में कमी आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में बचत होगी। भारत में पहली बार इन खनिजों के ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। इससे खनिज और विनिर्माण क्षेत्र के लिए कई अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, साथ ही इससे कृषि क्षेत्र को भी समर्थन प्राप्त होगा। इससे पहले खनिज संबंधी रियायतें प्रदान करने की एक नई व्यवस्था लाने के लिए वर्ष 2015 में MMDR अधिनियम में संशोधन किया गया था। बाद में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में इसमें दोबारा संशोधन किया गया था। रॉयल्टी कोई कर नहीं होता है, ये उस भूमि का किराया होता है जिस पर खदान स्थित होती है, या ये सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि से खनिज निकालने की विशेषाधिकार की कीमत होती है। और आइए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभावों के बारे में। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत चाय निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश में है। यूक्रेन पर रूसी हमले के मद्देनजर भारत चाय के लिए वैकल्पिक निर्यात बाजार विकसित करना चाहता है।
इस वैकल्पिक निर्यात बाजार में इराक, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ट्यूनीशिया जैसे देशों को शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में अकेले रूस ही देश से कुल चाय निर्यात का 20% से ज्यादा आयात करता है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस में शामिल देश भी भारत के महत्वपूर्ण चाय निर्यात गंतव्य हैं। और आइए अब जानते हैं भारत में चाय के उत्पादन की स्थिति के बारे में। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक था। भारत सीटीसी चाय, ऑर्थोडॉक्स टी, ग्रीन टी और ऑर्गेनिक टी सहित विविध प्रकार की चाय का उत्पादन करता है। चाय अधिनियम 1953 के तहत भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये बोर्ड विकासात्मक और विनियामक कार्य करता है तथा प्रचार संबंधी गतिविधियों को भी देखता है। और आइए बात करते हैं कि चाय की खेती के लिए जलवायु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। चाय की खेती के लिए आदर्श तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि चाय की वृद्धि के लिए न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। चाय की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। चाय के पौधों को चूने और लोहे के साथ मिश्रित उपजाऊ पहाड़ी मिट्टी की जरूरत होती है। ये मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होनी चाहिए। चाय की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए और चाय के पौधों के लिए पानी का ठहराव उपयुक्त नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल CIS की स्थापना वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी। इसमें 12 सदस्य देश शामिल हैं: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985। कृषि मंत्रालय ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में संशोधन किया है कि यदि सील पैक बैग से लिए गए उर्वरक के सैंपल्स मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो राज्य विनिर्माणकर्ताओं और डीलर्स दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके तहत डीलर्स को स्टॉक के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बनाए रखने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इससे स्पष्ट रूप से रियल टाइम में स्टॉक की स्थिति, ओपनिंग बैलेंस, प्राप्तियों आदि का पता लगाया जा सकेगा। इस आदेश के मुताबिक यदि कोई विनिर्माता या खुदरा विक्रेता घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरक की मार्केटिंग करता है या बिक्री के लिए आयात करता है तो उस पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक यानी NABFID रिजर्व बैंक ने कहा है कि नेबफिड को RBI अधिनियम 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित और प्रबंधित किया जाएगा। नेबफिड बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए की जाती है। इसके तहत शामिल ऋण जोखिम इतना ज्यादा होता है कि वाणिज्यिक बैंक और अन्य साधारण वित्तीय संस्थान उसे पूरा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ये एक निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है जिसके अध्यक्ष को RBI के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अरब डॉलर रुपए की स्वैप नीलामी आयोजित की है। इस नीलामी के तहत RBI ने बैंकों को 5.135 अरब डॉलर की बिक्री की है। साथ ही RBI ने बैंकों से स्वैप निपटान अवधि के अंत में डॉलर वापस खरीदने पर सहमति भी व्यक्त की है। ये नीलामी प्रक्रिया RBI की तरलता प्रबंधन पहल का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रणाली में डॉलर का अंतर प्रवाह यानी इनफ्लो किया जाता है और प्रणाली से रुपया बाहर निकाला जाता है। इससे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम होगा और रुपया मजबूत होगा, जो पहले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। उद्यम पूंजीपति। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्यम पूंजीपतियों ने भारत के स्टार्टअप तंत्र और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक उद्यम पूंजीपति एक तरह का निवेशक होता है। वो जोखिम भरे स्टार्टअप व्यवसायों में निवेश करता है। एक उद्यम पूंजी निवेशक एक ऐसे उद्यमी को धन प्रदान करता है जिसके पास पर्याप्त बैंक ऋण या पूंजी के अन्य स्रोतों तक पहुंच नहीं होती है। उद्यम पूंजीपति अक्सर उस व्यवसाय की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं जिसमें वे निवेश करते हैं। साइड चैनल अटैक। भारतीय शोधकर्ताओं ने IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों पर साइड चैनल अटैक्स को रोकने के लिए एक निम्न ऊर्जा खपत वाली सुरक्षा चिप का निर्माण किया है। साइड चैनल अटैक्स का उद्देश्य सिस्टम की टाइमिंग संबंधी सूचना, बिजली की खपत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीक जैसी चीजों को मापकर क्रिप्टोग्राफिक कीज, प्रोप्राइटरी मशीन लर्निंग मॉडल और पैरामीटर जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जाती है। इन्हें साइड बार अटैक या इम्प्लीमेंटेशन अटैक के रूप में भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर इनका पता लगाना और उनसे बचाव करना कठिन होता है। साइड चैनल अटैक्स के कई प्रकार हैं, जैसे कि टाइमिंग अटैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक, एकॉस्टिक, पावर, ऑप्टिकल, मेमोरी कैश,
हार्डवेयर संबंधी कमियां आदि। द एंड्योरेंस नामक खोया हुआ जहाज 1 सदी बाद मिला। द एंड्योरेंस अंटार्कटिक के खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शैकल्टन का जहाज था। इस जहाज से उन्होंने अंटार्कटिका भूमि को पार करने का पहला प्रयास किया था। उनका जहाज समुद्री बर्फ की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये वर्ष 1915 में शैकल्टन और उनके सहयोगियों को बाहर निकलने के दौरान डूब गया था। 1 सदी के बाद अब इसे वेडेल सागर में 3008 मीटर की गहराई पर देखा गया है। पाल धाद वाव नरसंहार। 7 मार्च को गुजरात के पाल धाद वाव नरसंहार की घटना को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये नरसंहार गुजरात क्षेत्र के इधर रियासत के साबरकांठा जिले के पाल चितरिया और धाद वाव गाँव में 1 सदी पहले हुआ था। इसमें अंग्रेजों और सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए गए भू राजस्व कर के विरोध में आंदोलन किया गया था। इस नरसंहार में मेवाड़ भील कॉर्प्स के एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर H.G. सटन ने निर्दोष आदिवासियों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। अमेज़न वर्षा वन। नेचर क्लाइमेट चेंज में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इसके मुताबिक अमेज़न वर्षा वन का 75% से अधिक हिस्सा 2000 के दशक की शुरुआत में टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। टिपिंग पॉइंट्स वे सीमाएं हैं जहां से एक छोटा सा परिवर्तन भी किसी भी प्रणाली को पूरी तरह से एक नई स्थिति की ओर धकेल सकता है। ये विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये अमेज़न नदी और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में इसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में विस्तृत है। अमेज़न की भौगोलिक सीमा की बात करें तो ये ब्राजील के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर फैला हुआ है। ये उत्तर में गुयाना उच्चभूमि, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ये लैंडलॉक्ड यानी कि स्थल रुद्ध नहीं है। इन वनों को लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। कार्बन सिंक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे ज्यादा उसका अवशोषण करते हैं। ये जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद करते हैं। अगला स्थान है मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों और गैंडों की आबादी में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ये हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित है। ये भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये मानस नदी के साथ साथ विस्तृत है और उत्तर में भूटान के वनों से घिरा हुआ है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है जो इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है। ये दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का पर्यावास भी है, जिसमें बाघ, एक सींग वाले गेंडे, स्वैम्प हिरण, पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।